तो प्यारे साथियों, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं और आज सबसे पहले हम लोग 10 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। 10 एमसीक्यू आप लोगों के सामने हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे होंगे, बहुत लैंग्वेज में लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि क्लासेस काफी पसंद आ रही होंगी आप लोगों को। चलिए डिस्कस करते हैं। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे फटाफट से। अगर इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन होगा क्या? मिस्र यानी इजिप्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? क्या होगा? मिस्र यानी इजिप्ट होगा। क्या होगा? क्लियर है? अब मिस्र के बारे में लिख लीजिएगा। इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा इसकी राजधानी है। पिरामिड सुनी ना आपने? पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, तो मिस्र के पिरामिड भी यहीं पर है। ये भी आप लोग यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, ये भी अजूबों में एक अजूबों में ये। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद 2022 में आप लोग लिख लेना 2023 की 26 जनवरी को ये क्या थे भाई? ये भी आप लिख लेना। ये क्या थे? चीफ गेस्ट। कब? हमारे रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को। तो ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? क्लियर हो गया? तो इनके बारे में आप लोग प्लीज लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन है नेपाल। अब पहले ना इसकी लोकेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिस्र है कहां भाई? पहले ये देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड और फैक्ट लिखवा देता हूं आपको, क्योंकि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से लोकेशन इसलिए बता रहा हूं, एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। किसके लिए? एपीओ के लिए। तो देखो, ये वर्ल्ड मैप मैंने खोल लिया आप लोगों के। तो ये अपना भारत हो गया, प्यारा भारत। ठीक है, क्लियर है? अब भारत और मिस्र कहां होगा? तो मिस्र देखो यहां पर है, ये आप लोग देख रहे हैं मिस्र। ये क्या है आप लोगों का? ये जो कंट्री है ये मिस्र है। ठीक है, ये क्या है यहां पर? ये मिस्र है। मिस्र किस किस से बॉर्डर बना रहा है? लीबिया से बना रहा है, सूडान से बना रहा है, और इसके बगल में क्या है? आपने देखा होगा लाल सागर, रेड सी। ठीक है, ये आप लोग याद करिए। और इसी मिस्र में क्या बताई थी मैंने भी रिवीजन जब करा रहा था? सुएज नहर। तो सुएज नहर यहां पर है। रेड सी से मेडिटेरियन सी जो है ना, इसको जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण किया गया था। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से आगे बढ़े। चलिए, वेरी गुड। आगे दूसरा ऑप्शन नेपाल था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। रामचंद्र पौंडेल वहां के क्या है? राष्ट्रपति साहब। ठीक है, और ये जो बने तीसरी बार राष्ट्रपति बने, ये भी आप लोग लिख लेना। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिस्र में एक चीज और याद रख लेना, 2022 का COP 27, ये भी मेरे याद आ गया। इसी मिस्र में ना 2022 में क्या हुआ था? COP 27 हुआ था, COP 27। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? अभी इस ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। और इस ब्राजील में अब 2024 में क्या होगा? लिख लेना, G20 समिट होगी। और यहीं पर 2024 में लिख लेना ब्रिक्स होगा, ब्रिक्स सम्मेलन यहीं पर होगा। ठीक है, एक फुटबॉलर है पेले, आप लोग याद रखना नाम पेले जो है, ये जैसे भारत में सचिन तेंदुलकर है ना क्रिकेट का, ऐसे ही फुटबॉल का भगवान कहा जाता है। तो ये फुटबॉलर है, इनकी निधन हो गया है, फुटबॉलर पेले का। ये भी कहां से थे? ब्राजील से थे। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर? ब्राजील गन्ना प्रोडक्शन में, चीनी प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। कहवा में, कॉफी में पहले नंबर पर है। ये भी आप लोग चाहो तो फटाफट लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर हो गया? मिस्र के बारे में एक चीज और लिख लो, जब याद आ रहा है तो मैं बता ही दे रहा हूं आपको। तो वो क्या है? वो है मिस्र के बारे में लिख लेना। मिस्र जो है ना एनडीबी का, किसका? लिख लो यार, जब याद आ गया तो लिख लो भाई साहब।
ये 11वां मेंबर बना है किसका, एनडीबी। एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ठीक है, सॉरी नवा सदस्य बना है, 11वां आसियान पे चला गया था मैं, नवा मेंबर बना है एनडीबी का, ठीक है। ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंपनी 2014 में, याद आ रहा है नहीं आ रहा कुछ, हेडक्वार्टर कहां है इसका, संघाई में, संघाई में बना था, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, क्लियर है। और डिल्मा रूसेफ इसकी चेयरमैन है, कौन है, डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ इसकी क्या है, चेयरमैन, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ है, 50 से ज्यादा फैक्ट मैंने आपको बता दिए होंगे अभी तक, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब निचोड़ डालेंगे सारा का सारा। आपके एग्जाम को देखने, क्या एग्जाम आपके किस तरीके का आना है, सारी चीजें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी लगा दूंगा। आप बस जो मैं लिखा रहा हूं इसको बस रिवीजन कर लिया करो एक बार, बस कितनी बार, एक बार, ईमानदारी से, ठीक है। और इटली आप लोगों को पता ही होगा भाई, इटली के तो प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसी इटली में इस साल 2024 में सॉरी क्या हो रहा है, G7 समिट होगा, ग्रुप ऑफ 7 क्या होगा, समिट होगा, ये आप लोग याद रख लेना। क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर है, एक एक चीज को नोट करिए, रिवाइज करिए फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी, अभी मैंने रिवीजन कराया था आप लोगों को, तो विजय हजारे ट्रॉफी बतानी है भाई साहब, ये किसने जीती है, जल्दी से बताइए मुझे, विजय हजारे ट्रॉफी। अब पहली बात ये कि ये इंडिया का डोमेस्टिक गेम है, वो भी किससे रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, और ये पहली बार जीता है, फर्स्ट टाइम ये टाइटल किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है, मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री, इन्होंने जीता है भाई विजय हजारे जी ने। किसको हराया भाई साहब, ये हराया राजस्थान को, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, पहली बार कब हुआ था, 1993 और 94 में इसका आयोजन किया गया था, फर्स्ट टाइम विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और याद रखेंगे विजय हजारे कौन है, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडिया, और ये कहां से रिलेटेड करते हैं, ये करते हैं तमिलनाडु से, ठीक है। ये आप लोग याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं विजय हजारे ट्रॉफी के साथ साथ आईपीएल, एक बार और देख लेना, अभी वैसे आईपीएल 2023 आने वाला है, लेकिन आईपीएल 2022 देखेंगे तो ये किसने जीता था, मेल वाला, तो ये जीता था किसने, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसको हराया, गुजरात को हराया था। और आईपीएल फीमेल वाला भाई साहब ये बंबई ने जीता, बंबई की टीम ने जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, महिलाओं वाले ने, बस दोनों लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गोल्डन आउल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। पहली बात तो ये जो पुरस्कार है ना, ये रिलेटेड किससे, इट इज रिलेटेड टू डिफेंस, रक्षा से, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें विंग कमांडर सुमित महाजन है, मेजर रोहित है, मेजर लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा है, इन तीनों को ये दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया भैया, ये दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया है डिफेंस सर्विस कमांड, लिख लो भाई साहब, डिफेंस सर्विस कमांड, डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, कहां का, ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के कॉलेज के द्वारा दिया गया है। अब इस पे मैं बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, श्रीलंका की ज्योग्राफिकल चीजें बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन इससे पहले आप लोग लिखेंगे भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है, ये लिखेंगे किसके द्वारा दिया गया, इनको रक्षा। सीडीएस कौन है हमारे, अनिल चौहान, अनिल चौहान लिख लो जल्दी से फटाफट से, सीडीएस कौन है, अनिल चौहान।
थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, मनोज पांडे। नौसेना कौन है? नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार, आर हरि कुमार नौसेना। और वायुसेना चीफ कौन है? एयर चीफ हम लिख लेंगे वी आर चौधरी, वी आर चौधरी। साथ के साथ लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहां से। और साथ में इनके दिवस भी लिख लो। थल सेना दिवस कब मनाए जाते हैं हम लोग? थल सेना दिवस यानी आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। वायुसेना कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और नौसेना कब मनाते हैं? नेवी 4 दिसंबर को मनाते हैं। ये सब नोट कर लो, ये मल्टीपल टाइम में रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को। क्लियर है? याद हो गया? अब थोड़ा सा श्रीलंका की ओर चल रहे। श्रीलंका वही है जहां कौन रहता था? रावण। कौन रहता था भाई साहब? रावण। लेकिन एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, श्रीलंका जब मैं गया था तो वहां पे रावण को कोई जानता नहीं है। मतलब मैंने पूछा डू यू नो अबाउट रावण, तो हंसने लगते हैं लोग, वहां के लोग। श्रीलंका के 80% लोग बुद्धिस्ट लोग हैं और रामायण वाली बात को काल्पनिक मानते हैं, वो मतलब हंसने लगते हैं वो। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये श्रीलंका है, ठीक है। ये क्या है? श्रीलंका। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और आप लोगों को इसका पता चल जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर ये श्रीलंका है, ठीक है। ये श्रीलंका, इसके इधर पे राजधानी है कोलंबो, कोलंबो इसकी राजधानी है। और यही कोलंबो में बना है क्या? याद रखेंगे, कोलंबो के नीचे यहां पर पोर्ट बना है हवन टोटा, हवन टोटा बंदरगाह। किसने बनाया भैया? ये चीन ने बनाया हवन टोटा बंदरगाह, ठीक है। ये अवार्ड काम ना श्रीलंका के कॉलेज ने दिया है। ये मैंने जो बताया था आप लोगों को ना, डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति लिखेंगे यहां पर। अभी 2022 में आपने देखा था ना, आफ्टर कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। रानिल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे यहाँ के क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति साहब है, ठीक है। अब ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चन क्या बनेंगे आप समझ लीजिएगा फटाफट से। 1948 में ये आजाद हुआ श्रीलंका। और यहां भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? यहां पर लिख लेना पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। इधर इसके मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार। ये दोनों क्वेश्चन कई बार आते हैं। पब्बन ब्रिज जिसे कहते हैं ना, राम सेतु, वो किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को? याद हो रही है चीजें? नहीं याद हो रही तो ये आप लोग याद रख लेना। मोस्ट वर्ल्ड डाइवर्सिटी वाला कंट्री है कौन? श्रीलंका, ठीक है। और इसकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? केवल और केवल टूरिज्म सेक्टर पे। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जाते हैं यहां पर। आजकल यहां पे बारिश पड़ रही होगी नवंबर दिसंबर में, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, वैसे तो इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, परंतु वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो आगे बढ़ना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद लिखेंगे गोल्फ सिटी। गोल्फ सिटी परियोजना किसने लॉन्च की है? गोल्फ सिटी परियोजना बतानी है किसने करी है? हु हैड लॉन्च द गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये किसका है भाई? ये देखेंगे। इसका सही आंसर है आप लोगों का भूटान। किसका? भूटान। अब देखो मैप भी लगा दिया मैंने यहां पर, ये बीच में ये है भूटान। तो आपके अभी बिहार मेंस के क्वेश्चन भी बना था भाई, आपने देखा होगा बिहार मेंस का क्वेश्चन बना था, नहीं बना था? भूटान से लगने वाले राज्यों की सीमा पूछ ली थी बिहार मेंस में। तो इससे देखो कौन कौन से लग रहे हैं। एक ये सिक्किम लग रहा है, सिक्किम हो गया एक, तो आपका लिख लो आप लोग। फिर नीचे जाएंगे तो भूटान से पीले कलर का बन रहा है वेस्ट बंगाल। फिर नीचे यहां पर जाएंगे तो ये असम लग रहा है, असम। और यहां पर ये कौन सा लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नोट कर लो भाई साहब, ठीक है। और ऊपर इसके ये गया, इसका चाइना वाला पार्ट है, भूटान का चाइना के बॉर्डर। तो भूटान आप लोग लिखना। इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू इसकी कैपिटल है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये योजना है क्या, एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से। इस योजना में क्या है फटाफट से देखेंगे। तो इसमें क्या है? एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस परियोजना में क्या बन रहा है? एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है।
और इस कॉरिडोर को भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ, भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ किससे जोड़ा जाएगा? बाकी रिमेन एशिया से, एशिया से जोड़ने की बात चल रही है इस कॉरिडोर के माध्यम से। और इसी कॉरिडोर का पार्ट है गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट। ये आप लोग याद रखिए, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। और एक रिपोर्ट और लिख लेना, हाल ही में यूएनओ ने कहा कि यूएनओ ने बताया कि जो भूटान है वो सबसे कम विकसित देशों में, सबसे कम विकसित देशों की लिस्ट में इसको डाला गया। अभी भूटान को कितना डेवलप नहीं है भैया, शांति प्रिय लोग, ये ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइंस पे डे बने रहते, इनको पीस चाहिए, सुकून चाहिए, बस खुशी हैप्पीनेस पे डिपेंड रहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखेंगे फटाफट से, ठीक है? और एक भूटान के बारे में एक चीज और लिख लेना, एक छूट गई चीज, ये ना लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब स्थल अवरुद्ध कंट्री इसको बोलते हैं, लैंड लॉक्ड, यानी पानी इसकी कोई सी भी बाउंड्री समुद्र से टच नहीं हो रही, ऐसे देश को लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है? ये भी आप लोग चाहो तो लिख लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला किसने लॉन्च की है? सबसे गहरी मतलब डीपेस्ट लैबोरेटरी ऑन अर्थ, ये आपको बताना नहीं है, इसका फोटो भी बता दिया मैंने। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा फटाफट से। तो इसका आंसर है आपका चाइना। चाइना ही कर सकता है ये काम अभी तो फिलहाल के लिए, अभी भारत का नंबर आएगा, ठीक है? तो कौन है? चाइना, ठीक है? कितने अंदर है जमीन के? 2400 मीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर है ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर होगी बात, ठीक है? ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चाइना की बात आई है, थोड़ा बहुत चाइना के बारे में तो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो भारत और चाइना के रिलेशन को देख लेते हैं एक बार। अभी भारत और चीन को एक साथ देखते हैं फटाफट से। इनके बीच में एक हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड, एक तो ये आप लोग याद रखिए, ठीक है? इसके साथ साथ 1954 में दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, हिंदी में भी पंचशील है, इंग्लिश में भी, तो पंचशील समझौता पूछ लेंगे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, पंचशील समझौता। 1962 में दोनों के बीच में वार हो चुका है, 1962 में भारत चीन युद्ध हो चुका है, ये भी याद रखें। शी जिनपिंग यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है भैया, ठीक है? अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, चीन से रिलेटेड भारत के क्या, अगर मैं भारत के बात करूं तो भारत से लगने वाले देश इससे पूछ लेते हैं, भारत के राज्य कौन कौन से चाइना के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। तो देखो ये चाइना है, ये भारत हो गया, ये चाइना एक बार देख लेते हैं। और चाइना का एक चीज और बता दूं, केवल ये वाला पार्ट, देखो ये वाला जो पार्ट है, बस ये वाला, इसी पार्ट पर मनुष्य रहते हैं, मतलब ह्यूमन रहते हैं। बाकी इसका 85% पार्ट पर या तो ये पठार प्लेटो हैं, या पहाड़ हैं, या फिर बर्फ ढकी हुई है, या फिर मरुस्थल है, ठीक है? यहां पर लोग मतलब है बट उस लेवल पे नहीं है। 15% एरिया में लोग रहते हैं इसके। 15% एरिया में कितने लोग रहते हैं? 90% लोग यही रहते हैं चाइना के। और जितनी भी मेजर सिटी है, होंगजाओ जो आपका भी एशियन गेम्स हुए तो वो यहाँ पर है, बीजिंग चाइना, ये सब बीजिंग वगैरह, संघाई वगैरह आप लोगों के यहीं पर मिलेंगे, ठीक है भैया? क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद चाइना से रिलेटेड हम पूछेंगे कि कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं। अब इसके डिस्प्यूटेड भी देखेंगे भाई एक बार, कौन से क्षेत्र जो है, ठीक है, कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरिया है। तो देखो भारत यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर अगर मैं बात करूं आप लोगों की, यहां से लेकर ये चाइना हो गया, बीच में नेपाल आ गया, थोड़ा ये भूटान आ गया, थोड़ा यहां पर, फिर ये आपका चाइना का पार्ट है, ठीक है? जहां जहां मैंने रेड फील लगाया, तो एक तो आपका लद्दाख होगा, ये लद्दाख हो गया, चाइना से लगेगा। नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड होगा, यहाँ पर 3 राज्य हो गए। छोटा सा राज्य अगर यहाँ देखिए सिक्किम है, और ये फिर अरुणाचल प्रदेश है। एक बार दोबारा काउंट कर लीजिएगा, लद्दाख मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैप बनाकर ऐसे फिट कर दो आप भी, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर करता है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे बीच में डिस्प्यूट क्या क्या है? अक्साई चीन, ठीक है, पेंगोंग लेक, ठीक है, गलवान घाटी, डोकलाम, ये सारे डिस्प्यूटेड चल रहे हैं भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, और एक म्यांमार आप लोग देखेंगे यहां पर एक रेखा है, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा रिवाइज होगा नहीं हो गया भाई सभी को? क्लियर है? चलिए, तो ये काफी सारी चीजें आप लोगों को एक एमसीक्यू के साथ काफी सारी चीजें मैं करा देता हूं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने आनंद विवाह अधिनियम, कौन सा आनंद विवाह अधिनियम लागू किया? अब पहली बात तो आनंद कारज, आपने जब सिख धर्म को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा आनंद कारज बोलते हैं, सिख गुरु के द्वारा चलाया गया, विवाह बोलते हैं आनंद कारज। तो आनंद विवाह जो है वो रिलेटेड टू सिख रिलीजन, सिख धर्म से रिलेटेड है, और इसको लागू कहां करा? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ये आप लोग याद रखेंगे। मतलब ये विवाह अगर मैं बात करूं तो ये क्या परमिट कर रहा है? इस विवाह से अगर हम बात करेंगे तो ये विवाह क्या कर रहा है भाई साहब? ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्हें अगर सिख धर्म के अनुसार वो क्या कर रहे हैं? विवाह, जो सिख धर्म में वैवाहिक रस्म होती है, अनुष्ठान होते हैं, उन्हें वैधानिक लीगल तौर पर अनुमति दे रहे हैं। आप अपने तरीके से विवाह करिए जम्मू कश्मीर में, लीगल तरीके से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अभी तक ये जम्मू कश्मीर में नहीं था। बस काइंड ऑफ जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं ना हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू, मुस्लिम्स वगैरह, तो इस तरीके से उन्हें परमिट कर रहा है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब सिख धर्म की आया है और मैं इसके बारे में ना बताऊं तो फिर तो बेवकूफी होगी। तो पूरा सिख धर्म आपको अभी पढ़ा देता हूं 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो सिखों के फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी कौन है भाई? आपको तो पता ही है, 1439 में इनका जन्म होता है। आप लोग याद रखेंगे कहां पर? तलवंडी में। तलवंडी में कहां पर पड़ती है? अभी पाकिस्तान में। और इनका जन्म कहां होता है गुरु नानक जी का? ये गुरु नानक जी है, पहले गुरु थे और सिखों के संस्थापक थे। ये फाउंडर माने जाते हैं भाई साहब, ये आप लोग याद रखें। क्लियर होगी बात सभी को? और इनकी मृत्यु आपको पता ही है कहां पर हुई? आपने पता था जहां पर क्या है, अभी आपने देखा है कौन सा कॉरिडोर बना है? अभी कौन सा कॉरिडोर बना है भारत और पाकिस्तान के बीच में? करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के 17 साल करतारपुर में बिताए थे। 3-4 किलोमीटर अंदर है करतारपुर, पाकिस्तान के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। डेरा बाबा नानक से, वहां से आप लोग इसके जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के 2000 रुपए लगेंगे आपके, तो आप लोग जो है जा सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो दूसरे गुरु कौन से? गुरु अंगद। दूसरे गुरु कौन से? गुरु अंगद। गुरु अंगद ने क्या स्टार्ट करी? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि आपने पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं तो गुरुद्वारे जा चुका हूं तो पढ़ चुका हूं। मैं तो उड़ा एड़ा सस्सा हा दद्दा नन्ना, ये सब गुरुमुखी लिपि है। तो इसमें 16 निकनेम करनी होती है, तो यही क्या है? गुरुमुखी लिपि है। ये आप लोगों को याद। किसने बनाया? गुरु अंगद जी ने। ठीक है, इसके बाद है अमरदास। गुरु अमरदास तीसरे नंबर पर कौन है? गुरु अमरदास। इन्होंने बावड़ी का निर्माण किया था। बावड़ी का निर्माण किया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद गुरु रामदास। चौथे नंबर के गुरु कौन है भाई? चौथे नंबर के गुरु कौन है? चौथे नंबर के गुरु हैं गुरु रामदास। इन्होंने किसको? अमृतसर को बसाया था। अमृतसर शहर था ना, अकबर ने जगह दी थी ना इनको 500 बीघा, उसी में। फिर इसके बाद है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव को तो आपको पता ही है, जहांगीर ने क्या करी? जहांगीर ने इनको फांसी लगवा दी थी दारा सिखों की मदद के कारण। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गुरु ग्रंथ साहिब है ना, गुरु ग्रंथ साहिब आप भी जो आज देखते होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब ये जो रखी है यहाँ पर, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी इन्होंने ही करी थी। ये भी आप लोग याद करेंगे। यानी इन पिछले गुरुओं ने जो जो वचन, प्रवचन, उपदेश, संदेश दिए
उसको असेंबल करने का काम गुरु अर्जुन देव ने किया था, ये भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद इनकी जब फांसी दे दी गई तो भाई गुरु कौन आए, नंबर गुरु कौन आए, गुरु आए आपके हरगोविंद, छठे नंबर के। कौन से गुरु हरगोविंद। और गुरु हरगोविंद, इन्हें लगा कि मुगल्स हमें मार देंगे, तो इन्होंने लड़ाका बनाया। किनको लड़ाका बनाया, लड़ाका किसको बनाया, वो बनाया किसने, गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, और गुरु हरगोविंद ने क्या बनाया, लड़ाका। और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी। अकाल तख्त क्या है, एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर ऑफ द सिख रिलीजन। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इन्होंने लड़ाका बनाया, तलवार वगैरह अपने सेल्फ डिफेंड के लिए। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नंबर 7 के आते हैं गुरु हर राय, नो अचीवमेंट, छोड़ देंगे ऐसे। नंबर 9 लिखेंगे हर किशन लिखेंगे आप लोग, गुरु हरकिशन। इन्हें बाल गुरु भी कहते हैं, बाल गुरु इन्हें कहते हैं। 3 साल की अवस्था में चेचक से मृत्यु। फिर नंबर 9 पर आते हैं आपके तेग बहादुर जी, तेग बहादुर गुरु जी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर आप लोग याद रखेंगे, किसने, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर आप लोग याद रखेंगे, इन्होंने क्या करा, इनके भी भाई औरंगजेब ने इनके बेटों को भी और इनके 4 बेटे थे, दीवार में चिनवा दिया। और औरंगजेब ने भाई साहब इन्हें मरवा दिया, इनकी फांसी लगवा दी, इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद 10वें गुरु आते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु आते हैं। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु कौन से, भाई साहब वो पटना के, कहां के हैं, इनका जन्म कहां हुआ, पटना में। और 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे, सबसे लास्ट गुरु ऑफ द सिख रिलीजन। इसके साथ साथ याद रख लेना इनका जन्म कहां हुआ था, पंजाब में। ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े तो ये आप लोगों को याद रखेंगे। और इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, 1669 में, 1699 में किसकी स्थापना करी इन्होंने, ये भी आप चाहो तो लिख लेंगे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। और एक चीज लिख लेंगे, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया सिखों के लिए कृपाण, कंगा, केस, कच्छा, ये आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा क्या था, दूसरा कड़ा, इन्होंने क्या कर दिया, मैंडेटरी एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सिख रिलीजन। ठीक है, क्लियर होगी बात। सिखों के याद हो गए सारे, जल्दी बताइए, सारे याद हो गए। तो पहले गुरु कौन है, गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वें अर्जुन देव, 6ठे हरगोविंद, 7वें हर राय, 8वें हरकिशन, 9वें तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद। एक बार पढ़िए, अभी के अभी पढ़िए, याद हो जाएंगे आपके अभी के अभी। याद हो गया, चलिए वेरी गुड। तो ये आप लोगों को ऐसे करते रहना है भैया, जब तक हम मल्टीपल टाइप तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब जल्दी से फटाफट से आपको रिवीजन करा देता हूं। हिस्ट्री करंट अफेयर पे लेके गया हूं, अब थोड़ा जनरल साइंस का टेस्ट ले लेते हैं। तो जनरल साइंस में आप लोगों को विटामिन करा देता हूं एक बार फटाफट से। हैं तैयार हो आप लोग, ठीक है। ये कमेंट में कौन कह रहा है हाय राम, है तो ये एक फटाफट से देखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनल। रेटिना कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। दूसरा है विटामिन B1 थायमिन, डिसीज बेरी बेरी। विटामिन B7 इसका नाम है बायोटीन, स्किन रोग होंगे इससे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, स्कर्वी डिसीज होगी इससे। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इससे रिकेट्स होता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं। विटामिन ई टोकोफेरल, जनन क्षमता। और विटामिन डी का सोर्स क्या है, सनलाइट। तभी तो अपने यहां पर ठंड होती है ना, सूरज की धूप कम पड़ती है। अरे थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोच लो, जब अपने यहां पर धूप कम होगी तो रिकेट्स बीमारी, हाथ पैर सूखने लगते हैं ना, फिर वॉसलिन लगाते हैं, वॉसलिन लगाते हैं ना, तो वो यही है विटामिन धूप की कमी से, धूप इसका सोर्स है। विटामिन सी का सोर्स क्या है, खट्टे पदार्थ, आंवला, अमरख, नींबू, फ्रूट्स, मौसमी, संतरा, ये ठीक है। विटामिन ए का सोर्स क्या है, गाजर, ठीक है। विटामिन ई का सोर्स क्या है, अंडा मछली, ठीक है, ये आप लोग। और विटामिन के अंकुरित भोजन, अंकुरित गेहूं वगैरह, चने वगैरह, ठीक है, मांस भी है इसका, मीट।
और विटामिन इसका टोकोफेरल है, विटामिन ए का नाम, जनन क्षमता इससे कमजोर हो जाती है, बांझपन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद आपका है नेप्टिक्विनोन। नेप्टिक्विनोन किसका नाम है? विटामिन के का। इससे ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद हो गए भाई? एक बार दोबारा पढ़ दो चलो मेरे साथ जल्दी। विटामिन ए रेटिनॉल, डिसीज क्योर है रतौंधी, किसमें मिलता है? गाजर में। विटामिन बी थायमिन, बीमारी बेरी बेरी, मिलता किसमें है? अंडा दूध मछली। विटामिन बी7 बायोटीन, इससे बीमारी हो रही है क्या? इस चर्म रोग। ठीक है। विटामिन सी स्कर्बी, विटामिन डी टोकोफेरोल, कैल्सिफेरोल, ई टोकोफेरोल, के कैफ्थिनियोल। ये मल्टीपल टाइम जब पढ़ोगे, रिवीज करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर एमसीक्यू की ओर चलते हैं फटाफट से। जल्दी से एमसीक्यू देख लेते हैं एक बार और, कौन कौन से एमसीक्यू हमारे रह गए हैं, बच गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? अब कल ही जो है ना आप लोगों के अर्जुन पुरस्कार दिए गए, कल अवार्ड दिए गए, और इसमें मोहम्मद सामी जी का नाम भी लिख लेना क्योंकि चर्चाओं में रहे हैं और ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तो ये प्लीज आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा। वैसे इसे मैं डिटेल में कराऊंगा आप लोगों को, पूरे स्पोर्ट्स की एक अलग क्लास लूंगा उसमें, तो आप इसका देख लेंगे। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बताइए जल्दी। तो इसमें है अदिति गोपीचंद स्वामी। ठीक है, इनको क्या मिला है ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे, ये है यहाँ पर इनका फोटो। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को? क्लियर हो गया। अभी मैं अर्जुन अवार्ड की लिस्ट मोहम्मद समी और लिख लेना इसमें, मतलब मोहम्मद समी 2-3 नाम और लिखवा दे रहा हूं, आप प्लीज उनके नाम और नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है। मोहम्मद समी का नाम जरूर नोट कर लेना, बाकी से मैं डिटेल से कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अवार्ड मिले तो पूरी एक एक अर्जुन, द्रोणाचार्य, खेल रत्न सारे कराऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का है हाल ही में मेजर ध्यानचंद क्या खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो भैया ये 2 लोगों को दिया गया इस बार, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही कौन है ये आप लोग याद रखेंगे। क्या है दोनों? ये बैडमिंटन प्लेयर है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, इन दोनों को दिया गया। ये आप लोग प्लीज नोट कर लेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, क्लियर होगी बात। इन दोनों, मोहम्मद शमी को नहीं दिया, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और मेजर ध्यानचंद क्या खेल रत्न पुरस्कार ये 1991 से स्टार्ट हुए थे, पहले इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। पहली बार कौन मिले था? विश्वनाथ आनंद को, जो हमारे चेस मास्टर ना विश्वनाथ आनंद, उनको पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, ये प्लीज आप लोग नोट कर लेना। और हमारे हॉकी के जादूगर इन्हें कहते हैं, 8 गोल्ड मेडल जीते। कहां से? ये इलाहाबाद से, इलाहाबाद से थे। ये भी आप लोग याद कर लेंगे। क्लियर है? याद हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये कुछ जीआई टैग की मैचिंग करनी है आपको, जीआई टैग की मैचिंग। ठीक है, तो जीआई टैग है रसमलाई मिठाई ओडिशा, वेरी गुड। ठीक है, रसगुल्ला भी लिख लेंगे ओडिशा का, स्पंज भी लिख लेंगे, खामती चावल अरुणाचल प्रदेश, और एक बासमती चावल लिख लेंगे, बासमती चावल, तो बासमती चावल लिख लेंगे पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान में। ठीक है, एक लिख लेंगे बसोली पश्मीना, ये बसोली पश्मीना जम्मू कश्मीर, ये ठीक है। एक चुरपी पनीर मैंने लिखवाया था आपको रिवीजन के लिए ना, तो ये तमिलनाडु में नहीं है भैया ना, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आप लोग प्लीज नोट कर लेना, यही इसका हमसे पूछा था, नहीं है, नोट करेक्टली पूछा था, तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से। तो ये आप लोगों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, ए और बी, इसका ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी, तो ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल्स इज फॉल्स या रॉन्ग, जो भी है। जल्दी से देखते हैं फटाफट से। तो अब मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग बताइएगा।
यह लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद पेश किया जाता है। तो बात तो सही है भैया। इस द इंट्रोड्यूस इन लोकसभा आफ्टर द प्रेयर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा, इसे केवल कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, ओनली ए मिनिस्टर कैन बी प्रेजेंट। हाँ कर सकता है, इसमें क्या है। इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, नहीं, न्यायालय का तो मैटर ही नहीं है पार्लियामेंट के मामलों में, सीधा सीधा गलत यही हो गया। आगे चाहे पढ़ो नहीं पढ़ो, धन विधायक को संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, नहीं बुलाई जाती, तो ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। क्लियर होगी बात सभी को, क्या होगी, ऑप्शन सी इसका क्लियर बात होगी। और धन विधेयक कौन से में, मनी बिल कौन से आर्टिकल में भैया, अरे मनी बिल कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 110 में। किसमें, आर्टिकल 110 में। ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही इसको पेश किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। और अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाउंडेबल भी नहीं है, ये भी याद रख लेना, अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। याद होगी बात। फाइनेंशियल बिल किसमें बताया था मैंने, 117 में बताया था, नहीं बताया था। अब जल्दी से फटाफट से निकाल लेंगे सारे बच्चे, क्या वो निकालेंगे, स्त्री का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, द इंडिजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। फटाफट से 9 माइनर एक्ट का एक, मैंने डोगरी एक्ट तो आपको करा दिया था ना, तो जल्दी से निकलवा दो। केवल इंडेक्स रिवीजन कराऊंगा और आप लोगों को याद कराऊंगा, ठीक है। तो इसकी स्लाइड्स मैंने बना के तैयार रख रखी है, फटाफट से देख रखते हैं फटाफट से। एक्ट नंबर क्या था भाई, 60 है। किसने बिल पेश किया था, मार्गरेट अल्वा ने। पारित आप लोग याद रखेंगे, ये 23 दिसंबर 1986 को, और लागू किया गया 2 अक्टूबर को, जब गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि गांधी जी महिलाओं के लिए काफी सीरियस थे, इसलिए इस बिल को 2 अक्टूबर को लागू किया गया, ठीक है। टोटल सेक्शन कितने हैं इसमें भाई, टोटल सेक्शन कितने हैं, 10। अब मैं डिटेल में तो पढ़ाऊंगा नहीं, केवल एक काइंड ऑफ रिफ्रेश मेमोरी, तेजी से क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आप देखेंगे सेक्शन नंबर, एक सेकेंड, सेक्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे पहले। सेक्शन नंबर फर्स्ट, इसका नाम ही बता रहे, नाम एंड टाइटल ये आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशन दे रखी है। ए में विज्ञापन, बी में वितरण, सी में इसका स्त्री इंडिजेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, डी में लेवल है, ई में पैकेज, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नंबर 3 क्या है, विज्ञापन, जो नोटिफिकेशन निकलेगा, महिलाओं से रिलेटेड कोई सामग्री है, कुछ भी है, ऐसी चीजें जो महिलाओं को कलंकित कर सकती हैं, उन सभी एड पर, एडवर्टाइज पर प्रोहिबिट किया गया है। और उन्हें किसी का प्रकाशन करवाने के लिए, डाक से भेजने लेके प्रतिषेध कराया गया सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि किसी घर में, कहीं किसी बिल्डिंग में कोई ऐसी सामग्री या कोई ऐसी चीज रखी है जो महिलाओं के कैरेक्टर और महिलाओं के कलंकित कर सकती है, तो भाई ऐसी जगह की तलाशी भी ले सकते हैं, पावर की बात की गई है। दंड की बात करी गई है नंबर 6 में, सेक्शन 6 में, धारा 3 और 4 का यदि कोई वायलेशन करेगा तो उसे क्या करेंगे, 2000 रुपए और 2 वर्ष तक की कैद होगी। यदि दोबारा करेगा तो कम से कम 6 माह और मैक्सिमम 5 साल की सजा और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, ठीक है। 7 में क्या कहा गया, ये कि यदि कोई कंपनी क्राइम करती है, कंपनी का मतलब जो कंपनी है, यदि कंपनी क्राइम करेगी, कंपनी के द्वारा कोई अपराध होगा, तो उसके बारे में बताया कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो लायबल होंगे, सारे लोग नहीं होंगे, केवल डायरेक्टर है जो उसमें लिप्त होंगे। इसके बाद इसका नेचर बताया कि भैया ये कॉग्निजेंस ऑफेंस है मामला, और ये बेलेबल ऑफेंस होगा। नंबर 9, इसकी कार्यवाही का बताया कि इसकी कार्यवाही क्या होगी, ये आप लोगों को नंबर 9 में बताया कि ये जो काम कार्यवाही होगी, तो भैया गुड फेथ के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी राज्य के विरुद्ध कोई व्यक्ति करेगा तो वो कार्यवाही गुड फेथ के लिए कर सकता है। वो गुड फेथ में की गई कार्यवाही जो है उसके लिए लायबिलिटी नहीं रखी जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट की प्रोसीडिंग या कहीं किसी महिला से कोई पूछताछ, उन सबको दूर रखा गया। और 10 में क्या है, केंद्र सरकार नियम बना सकती है, नियम बनाने की शक्ति दी गई। अब इसे कहानी के माध्यम से आप लोगों को याद करा देता हूं फटाफट से, ठीक है। याद करा दूं, पूरी कहानी के माध्यम से याद करा दूं, जल्दी बता दो सारे बच्चे एक बार से।
और फटाफट से जय भारत लिख दीजिएगा, मैं तुरंत आपको याद करवा दे रहा हूं इसको अभी के अभी। ये कहानी डेवलप करनी पड़ेगी हमें और उस कहानी के माध्यम से पूरे एक्ट को याद करेंगे। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर है? क्लियर है? चलिए याद कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं एक ए नाम का लड़का है, एक ए नाम का लड़का है, ये बॉय है, और ये बी नाम की कोई लड़की है, ये गर्ल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहानी डेवलप करते हैं हम लोग इस एक्ट को याद करने के लिए। और अभी ये पूरी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, ना किसी ने आपने पढ़ाया होगा, ये मेरी खोपड़ी की उपज है बस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करा, ये लड़का इस लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है, मींस इससे ये सेटिंग करना चाहते हैं, सीधी बात ऐसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये क्या कर रहा है, ये लड़का सेक्शन 2 में 2 की डेफिनेशन में हम साथ के साथ ही याद करेंगे। ठीक है, ये जो लड़का है इस लड़की से कांटेक्ट करना चाह रहा है, और कांटेक्ट जो करना चाह रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, बात करना चाह रहा है, तो वो विज्ञापन एड के माध्यम से करना चाह रहा है, इस लड़की से मुलाकात करना चाह रहा है, कोई सोशल वेबसाइट समझ लिए जहां एड वेड इसको मिला, ऐसे करके समझ लेते हैं। और ये लड़की इसको भाव नहीं दे रही बिल्कुल भी, तो ये क्या करता है, ये उस एड का डिस्ट्रीब्यूट करा देता है, पब्लिकली वितरण करा देता है कि भाई मेरे से कोई बात करवा दो, तब भी नहीं मान रही वो लड़की। तो फिर ये क्या करता है, उसके अगेंस्ट क्लोज सेक्शन 2 की सी में बात करें, उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, उससे रिवेंज ले रहा है, काइंड ऑफ उसके खिलाफ, उसके कैरेक्टर पर, उसके नेचर पर वो जो है उंगली उठा रहा है, ऐसी पब्लिकली बात कर रहा है। ठीक है, और किस हद तक, एक हाई लेवल तक, किस हद तक, एक हाई लेवल तक, हाई लेवल मतलब ऊपर जा रही है बात, इतनी घनी बेइज्जती कर रहा है। और ये बात किसमें, बड़े बड़ी पैकेज के रूप में भेज रहा है, बड़े बड़े पैकेज के रूप में उसके पास भेज रहा है, लड़की के पास या किसी और के पास, कि भाई मेरी बात करा दो। लेकिन अब ये बात यहीं पर पता चल जाती है सरकार को, ऐसे मान लेते हैं कहानी को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब सरकार क्या करे, सरकार या पुलिस क्या करेगी, विज्ञापन पर सबसे पहले जो इसने विज्ञापन निकलवाया था, यही जो इस पर सेक्शन 3 में प्रोहिबिशन कराएगी, इसको बंद कराएगी, कराएगी नहीं कराएगी। इसमें ये जब विज्ञापन होगा तो इसका प्रकाशन कराया होगा, हो सकता है इसे लेटर भेज रहा हूं, बाई पोस्ट भेज रहा हूं, डाक के द्वारा भेज रहा है, तो सेक्शन 4 में बैन कराएगा। ठीक है, वहां पर इसे लायबिलिटी बना दी इसकी, ऐसा करेगा तो सजा मिलेगी। सेक्शन 6 में सजा मिलेगी, क्या, सेक्शन 6 में कह दिया, धारा 3 और 4 का वायलेशन करने पर 2 वर्ष और 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और यदि यही वायलेंस दोबारा कर रहा है तो मैक्सिमम 6 महीने और अधिकतम 5 साल की सजा होगी, विद 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा अगर दोबारा करो, रिपीट करो। अब भैया पुलिस को तो बात पता चल गई, इसकी चल गई नहीं चल गई, तो पुलिस ने जहां पर इसने इस लड़की के बारे में कंटेंट लिखा, कुछ भी लिखा, पिक्चर्स बनाई, तो पुलिस उस बिल्डिंग की तलाशी भी तो लेगी। तो सेक्शन नंबर 5 में पुलिस इसके घर पर आ गई लड़के के, कि बता भाई क्या छाप रहा है तू उस लड़की के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन 5 में क्या ले रही है, तलाशी ले रही है। और यहां पर यह पता चला, ये जो लड़का है ना, ये किसी कंपनी में काम करता है, किसी कंपनी में। तो भैया ये एक्ट कह रहा है कि पहले इस कंपनी में ये चेक करो कि इसकी पोस्ट क्या है, यदि कंपनी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो इसी को उठाओ, इस कंपनी में इसके दोस्त हेल्प करें तो उन्हें भी पकड़ो, कंपनी का डायरेक्टर है तो उसकी जवाबदेही डायरेक्टर की होगी, यदि डायरेक्टर को पता है तो, कि हाँ ऐसा ऐसा है, अगर डायरेक्टर को नहीं पता तो नहीं। तो ये बात यहां हो गई। बाद में भैया ये लड़का थाने पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया, वकील करा, वकील ने कहा डरे मत, कोई ज्यादा बड़ा केस नहीं हुआ है, नॉर्मल हुआ है, बेलेबल ऑफेंस से तेरी बेल करा देंगे, सेक्शन 8 संज्ञेय अपराध है, कोई ज्यादा बड़े अपराध है नहीं, अभी तैने छेड़खानी करी थी तो इतनी तो नॉर्मल सी चल रही है कहानी, कोई बड़ी बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो पुलिस वाले इसके घर को चेक करने आए थे, इसके घर को लड़के के या लड़की से जो पूछताछ करी पुलिस वालों ने, वो भाई गुड फेथ में जाएगी, उसके लिए लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, बाद में केंद्र सरकार चाहे तो कोई रूल बना सकती है इस नियम के लिए, बाकी की कहानी आप अब जज साहब फैसला सुनाएंगे। ठीक है, याद हो गया, ऐसे याद करो सारे ला के एक्ट को, छोटे छोटे माइनर एक्ट,
कहानी में पिरो लो, पता नहीं रटते फिरेंगे, एक कहानी याद कर लो, ना ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ना ही आप लोगों को इसमें दिक्कत पड़ेगी। अब आप अपना बेरेक्ट पढ़ लेना, बेरेक्ट के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट है उसी से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है, उसी से ऑब्जेक्टिव, मेरी कहानी से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, जो एसेंशियल बातें लिखी गई कीवर्ड्स ऑब्जेक्टिव उन्हीं से बनेंगे। ये कहानी है केवल याद करने का एक तरीका, और मेंस में आप अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, भूलने के नहीं हो, इसलिए मैंने बना दी थी आप लोगों के लिए, ठीक है। सारे एक्ट पर मैंने ऐसे ही बना रखी है, इसकी चिंता मत करिए आप लोग, इसे मैं याद करा दूंगा। एक बार और दोबारा पढ़ लीजिएगा। एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, विज्ञापन निकालता है, फिर उसका वितरण कर रहा है, उस लड़की के लिए अपशिष्ट कलंकात्मक कोई बातें कह रहा है, वो भी बड़े लेवल पे कह रहा है, पैकेज के रूप में उसके घर भेज रहा है। इस विज्ञापन पर प्रोहिबिट कर दिया, विज्ञापन निकालोगे तो प्रतिषेध, आप कोई नोटिफिकेशन निकालोगे, एडवर्टाइज निकालोगे, डाक के द्वारा भेजोगे तो प्रतिषेध, घर में एंट्री लेने की पावर, दंड दे दिया 6 में, 7 में भैया कोई कंपनी है तो, 8 में भैया गुड फेथ में कर दिया तो, और 8 में प्रकृति बता दी इसकी, 9 में गुड फेथ में की गई कार्रवाई, और 10 में केंद्र सरकार। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने विटामिन पढ़े, आज की क्लास में हमने फाइनेंस आर्टिकल 110 को पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने विटामिन के साथ साथ हम लोगों ने माइनर एक्ट भी पढ़ लिया एक, और हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यू भी कर लिए, सिख गुरु भी हम लोगों ने पढ़ लिए, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी खबरें भी हमने कर ली, विद रिवीजन हम लोगों ने कर ली, ठीक है। तो किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता